यूनिवर्स में गैलेक्सीज लगभग 43,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा रही हैं। इस अकल्पनीय स्पीड पर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ तबाह हो जाएगा। सालों तक वैज्ञानिकों को लगता था कि एक दिन हमारी अपनी गैलेक्सी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर हमें अपनी गैलेक्सी के फ्यूचर को जानना है तो पहले गैलेक्सी की इन महा टक्करों यानी कोलिजन्स को गहराई से समझना होगा। हमारे यूनिवर्स की सबसे भयानक टक्करें इन विशाल गैलेक्सीज के आपस में टकराने से ही होती हैं। मानव स्तर पर देखा जाए तो एक टक्कर बहुत हिंसक होती है जो अपने पीछे सिर्फ बर्बादी और तबाही छोड़ जाती है। टक्कर जितनी बड़ी होगी तबाही उतनी ही ज्यादा मचेगी। लेकिन एक बार अर्थ से बाहर निकलकर स्पेस के सन्नाटे में देखिए तो इन टक्करों का स्केल इतना बढ़ जाता है कि इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। जब विशाल गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आग बरसाते हुए एक दूसरे में समा जाते हैं। दशकों तक एस्ट्रोनॉमर्स का पक्का विश्वास था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी अपने पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से सीधे टकराने वाली है। लेकिन ताजा साइंटिफिक डेटा ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। नई रिसर्च और लाखों सिमुलेशंस से अब यह बात सामने आई है कि इस कॉस्मिक टक्कर की संभावना 100% नहीं बल्कि सिर्फ 50-50 है। हो सकता है हम एक दूसरे के पास से सुरक्षित गुजर जाएं, या हो सकता है हम टकरा जाएं। चाहे जो भी हो, एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि यही भीषण टक्करें हमारे यूनिवर्स के एवोल्यूशन को आगे बढ़ाती हैं। कभी कभी दो गैलेक्सीज, दो ब्लैक होल्स या दो स्टार्स के बीच की भयानक टक्कर से कुछ ऐसे नतीजे निकलते हैं जो पूरे यूनिवर्स का नक्शा बदल देते हैं। विनाशकारी लगने वाले इन कॉस्मिक इवेंट्स की वजह से कई बार निर्माण के नए रास्ते भी खुलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें इन हिंसक टक्करों के बारे में आखिर पता कैसे चला, और अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी महाटक्कर हुई तो हम पृथ्वीवासियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम बर्बादी और विनाश के वो दृश्य देख सकते हैं जिनके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। स्पेस में होने वाली हर महादुर्घटना ने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब गैलेक्सीज टकराएंगी तो विनाश की एक बहुत बड़ी लहर शुरू हो जाएगी। स्टार्स आपस में टकराएंगे, प्लैनेट्स चूर चूर हो जाएंगे और जीवन का हर रूप हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। क्या वाकई गैलेक्सी कोलिजन्स का यही अंजाम होता है? ये जानना इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मांड के ऐसे ही रोमांचक रहस्यों के बारे में और जानने के लिए विज्ञान शो को अभी सब्सक्राइब करें। गैलेक्टिक कोलिजन्स का मतलब समझने के लिए हमें पहले गैलेक्सी के साइज और स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये दरअसल गैस, डस्ट, प्लैनेट्स और स्टार्स का समूह होती है। बहुत सारे स्टार्स का एक समूह। गैलेक्सी स्टार्स के एक शहर की तरह होती है। ये अनगिनत स्टार्स का समूह है जो अरबों सालों तक एक साथ रहते हैं और इन सभी की ग्रेविटी मिलकर इन्हें आपस में जोड़े रखती है। हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से 200 अरब स्टार्स हैं और यह लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है, स्पाइरल के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक। यानी अगर हम 1 लाख सालों तक सफर करें तब जाकर हम मिल्की वे पार कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है ना? शायद हम 1 लाइट ईयर की दूरी नापकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 1 लाइट ईयर उस दूरी के बराबर है जो लाइट 1 साल में तय करती है। लाइट 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की जबरदस्त स्पीड से चलती है और अगर इसे 1 साल के कुल सेकंड से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये लगभग 100 खरब किलोमीटर्स के बराबर होता है। यानी एस्ट्रोनॉमी में दूरियां इतनी ज्यादा होती हैं कि हमें सिर्फ स्टार्स के बीच की दूरी नापने के लिए लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट की 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती हुई एक किरण को हमारी गैलेक्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1 लाख साल लगेंगे। सन की 4 अरब सालों की उम्र में उसने मिल्की वे के सेंटर का चक्कर सिर्फ 20 बार पूरा किया है। इतनी बड़ी दूरियों के बावजूद
हमारी गैलेक्सी के सदस्यों की आपसी टक्कर अक्सर होती रहती है, और ये तब से हो रहा है जब यूनिवर्स नया नया बना था। हमारे यूनिवर्स में बिग बैंग के बाद से गैलेक्सीज बनने का सिलसिला शुरू हो गया, जब स्टार्स के समूह और इनके बीच मौजूद गैस आपस में ग्रेविटी की वजह से जुड़ने लगे। शुरुआती गैलेक्सीज बहुत छोटी थी, हमारी मिल्की वे के 10वें हिस्से जितनी। यूनिवर्स की शुरुआती गैलेक्सीज बहुत छोटी थी, बॉनी यानी ड्वार्फ गैलेक्सीज थी। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये छोटी छोटी गैलेक्सीज मिलती गईं और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बनती गईं। ये जुड़ने और फैलने की प्रोसेस थी। ये छोटी गैलेक्सीज ऐसी हालत में थीं मानो शुरुआती यूनिवर्स के ट्रैफिक जाम में फंसी हो। हमारे यूनिवर्स की शुरुआती हिस्ट्री में ऐसी घटनाएं आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थीं, क्योंकि गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत करीब थीं। छोटी गैलेक्सीज आपस में टकराईं और एक पक्के शेप वाली बड़ी गैलेक्सी बन गई। मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारे सोलर सिस्टम का घर है, चक्र यानी स्पाइरल के शेप की है। दूसरे शेप्स हैं अंडाकार यानी इलिप्टिकल और लेंटिकुलर शेप, जो इन दोनों का मिला जुला रूप है। एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सी के क्लासिफिकेशन का क्रेडिट एडविन हबल को देते हैं, जिनके नाम पर नासा की महान ऑब्जर्वेटरी का नाम रखा गया है, हबल स्पेस टेलीस्कोप। हमारा मानना है कि हबल को बहुत मजा आया होगा। वैसे भी इससे पहले कोई क्लासिफिकेशन था ही नहीं, तो उन्होंने खुद ही इसे बनाया होगा। हबल ने गैलेक्सीज के क्लासिफिकेशन की अहम जिम्मेदारी उठाई। आपको दरअसल ये देखना होता है कि 90% चीजों को समझकर उन्हें कैटेगरीज में बांटना है। इसलिए जो बिल्कुल अजीब है उन्हें छोड़ देना है, लेकिन बाकी के 10% का क्या होगा? उन सभी को असमान यानी इर्रेगुलर कैटेगरीज में डाल दिया जाएगा। इनमें से कुछ अपने पीछे मलबे की विशाल लहरें छोड़ते हुए चल रहे थे, या यूं कहिए कि कुछ गैलेक्सीज किसी क्रैश्ड ट्रेन की तरह थीं। बरसों तक ये अजीबोगरीब शेप्स यूं ही दिखते रहे, लेकिन सवाल फिर भी यही था कि ये अजीब शेप्स की गैलेक्सीज आखिर बनी कैसे होंगी? क्या इनका कोई कनेक्शन कॉस्मिक कोलिजन से हो सकता है? उस वक्त ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं था। लोगों ने अभी स्पाइरल और एलिप्टिकल गैलेक्सीज को समझना शुरू ही किया था। हालांकि हबल की सबसे ज्यादा दिलचस्पी गैलेक्सीज को छांटकर कैटेगरीज में बांटने में थी। फिर भी उन्हें लगा कि इर्रेगुलर शेप्स वाली गैलेक्सीज की स्टडी की ज्यादा जरूरत है। उनके ये काम करने के कई दशकों के बाद लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि उन्हें भी इर्रेगुलर शेप्स वाली इन अजीबोगरीब गैलेक्सीज के बारे में कुछ करना चाहिए। वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल उठा कि आखिर ये इर्रेगुलर गैलेक्सीज ऐसी क्यों है। एक थियरी ये थी कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी और कोलिजन्स का नतीजा है। 20, 30 या 40 साल पहले ये एक डिबेट बन गई कि क्या वाकई ये हाल ही में हुए किसी कोलिजन के बाद का सीन था जो अभी दिखाई दे रहा है। आज भी एस्ट्रोनॉमर्स इस इर्रेगुलर कैटेगरी की स्टडी करते हैं। इर्रेगुलर कैटेगरी में सब शामिल हो जाते हैं। इनमें वो छोटी गैलेक्सीज भी शामिल हैं जिनकी गैस की परत में स्टार्स के जन्म की वजह से सुराख बन रहे हैं और इसीलिए उनका शेप इर्रेगुलर है। साथ ही इनमें वो गैलेक्सीज भी हैं जिनमें स्टार्स की आपसी टक्कर की वजह से गड़बड़ी का माहौल है, यानी इनमें अलग अलग तरह की कई गैलेक्सीज शामिल हो सकती हैं। कुछ इर्रेगुलर शेप्स वाली गैलेक्सीज का टेढ़ा मेढ़ा शेप गैलेक्टिक लेवल के ग्रेविटेशनल फोर्सेस के असर के कारण भी हो सकता है। यूनिवर्स के सबसे बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट्स सीधे आमने सामने टकरा जाते हैं। इर्रेगुलर शेप्स की गैलेक्सीज इस बात का सबूत है कि स्टार्स के ये विशाल काय समूह वाकई आपस में टकराते हैं, और इस बात का सबूत भी है कि हमारे यूनिवर्स में विनाश और गड़बड़ी का यह साइकिल चलता रहता है। मगर गैलेक्सीज के अंदर क्या कुछ होता है और कोलिजन्स कैसे होते हैं, ये जानना दिलचस्प होगा। आगे देखिए, टकराते हुए स्टार्स किस तरह पूरे यूनिवर्स में इन दुर्घटनाओं के निशान छोड़ जाते हैं, और फिर भी एस्ट्रोनॉमर्स अब तक उन्हें टकराते हुए नहीं देख पाए। इर्रेगुलर शेप्स वाली गैलेक्सीज इस बात का सबूत है कि गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, पर क्या स्पेस के दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे से टकराते हैं? हमारा यूनिवर्स एक नर्सरी भी है और एक ग्रेवयार्ड भी। यहीं विशाल स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बीच जंग भी लगातार चलती रहती है। जरा एक ऐसे सीन के बारे में सोचिए जहां अर्थ से लगभग 300 लाइट ईयर्स दूर दो साथी स्टार्स
एक ही ऑर्बिट में लाखों सालों से चल रहे हैं। वक्त के साथ ये दोनों जरा नजदीक आ जाते हैं और लगभग लाइट की स्पीड से एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। ध्यान दीजिए, कुछ ही मिलीसेकंड्स के अंदर ये नष्ट होकर एक ऐसी शॉकवेव पैदा करते हैं जिससे अर्थ की आधी ओजोन लेयर नष्ट हो जाती है और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज खत्म हो जाती है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के अनुसार अगर अर्थ के पास कोई न्यूट्रॉन स्टार टकराता है तो उसके नतीजे ऐसे ही होंगे। और इन वैज्ञानिकों के अनुसार 3000 लाइट ईयर्स की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होगी। ऐसा भी एक विचार है कि अर्थ पर होने वाली एक या उससे ज्यादा एक्सटिंक्शन इवेंट्स ऐसी ही किसी टक्कर का नतीजा रही होंगी। सितारों की सबसे जबरदस्त टक्करें अक्सर न्यूट्रॉन स्टार्स के बीच ही होती हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स उन पुराने विशाल स्टार्स के अवशेष हैं जिनका फ्यूल खत्म हो चुका है। ग्रेविटी की वजह से ये कोलैप्स हो जाते हैं। इनके सेंटर में बहुत ही डेंस कोर का निर्माण होता है। ये इतना डेंस होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में धकेल दिए जाते हैं और वो न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। इस तरह जो न्यूट्रॉन स्टार बनता है वो किसी स्टार का अवशेष या हड्डियों की तरह होता है, लेकिन इन हड्डियों में अब भी कुछ जान बाकी होती है और न्यूट्रॉन स्टार बनने के बाद ये आपसी ग्रेविटी के कारण एक दूसरे की परिक्रमा करने लगते हैं और बाइनरी सिस्टम की जोड़ी कहलाने लगते हैं। लाखों सालों तक ये जोड़ी एक सेकंड में लगभग 1000 बार एक दूसरे के चक्कर काटती हैं। इनमें से ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं जो इस सिस्टम की एनर्जी को बाहर निकालती हैं और यहाँ तक कि ये इतने नजदीक पहुंच जाते हैं कि इनके घूमने के लिए कोई पक्की स्टेबल ऑर्बिट नहीं बचती। और अंत में जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तब इतनी एनर्जी पैदा होती है कि हमारा सन अपने पूरे जीवन काल में इतनी एनर्जी नहीं बना पाता। मगर ये कोलिजन्स इतने तेज होते हैं कि हमारे टेलीस्कोप्स उन्हें देख नहीं पाते। न्यूट्रॉन स्टार्स की ये टक्कर सेकंड के 1000वें हिस्से में ही पूरी हो जाती है। बस खत्म। बस एक बार छुआ तो ये गए, खेल खत्म। उनके इस कोलिजन से एक विशाल शॉक वेव पूरे स्पेस में फैल जाती है। अर्थ पर इस कोलिजन को एक छोटे गामा रे बर्स्ट यानी GRB के रूप में पहचाना जाता है। GRB यूनिवर्स में एक बहुत ही छोटी अवधि की बेहद पावरफुल इवेंट होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में GRB का मतलब समझना शुरू किया है। हर रोज आसमान में कई बार गामा रेस चमक उठती हैं और हम पूरे आसमान में हर वक्त गामा रेस की तलाश करते रहते हैं। हमें लगभग पिछले 40 सालों से इसके बारे में जानकारी है। US एयरफोर्स ने बरसों पहले GRB को खोज लिया था। तब वैज्ञानिकों को इसके एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं था। गामा रेस की ये बौछारें US मिलिट्री सैटेलाइट के द्वारा अचानक पकड़ी गई थी। 1950s के दशक में जब ड्वाइट आइजनहावर ने टेस्ट बैन ट्रीटी की तभी इनका पता चल सका। आपको पता होगा कि न्यूक्लियर बैन ट्रीटी US प्रेसिडेंट आइजनहावर ने शुरू की थी, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का पता लगाने के लिए मिलिट्री सैटेलाइट्स बनाए गए थे और एयरफोर्स ने अपना पहला सैटेलाइट 1963 में लॉन्च किया था। सैटेलाइट्स की ये सीरीज दूसरी कई चीजों के साथ साथ गामा रेस को पकड़ने के लिए भी बनाई गई थी। इसमें गामा रेस सेंसर्स लगे हुए थे। एक्सप्लोजन से निकलने वाली किरणों के बादलों में गामा रेस भी होती हैं। इन्हीं गामा रेस सेंसर ने स्पेस में होने वाले गामा रेस बर्स्ट को सबसे पहले पकड़ा था। ईयर 1969 में एयरफोर्स के एक एनालिस्ट रे क्लेबेसिडल को वेला से मिले डेटा में गामा रेस के अजीब से स्पाइक्स दिखाई दिए। इसकी आइडेंटिटी और ड्यूरेशन के कारण इन्हें अर्थ या सन की किसी भी इवेंट से जोड़ा नहीं जा सका, तो उन्होंने ये सोचा कि ये कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी। फिर 1973 में जब रे क्लेबेसिडल ने आखिर अपनी रिसर्च को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मीटिंग में पेश किया, यानी उनके पास 16 गामा रे बर्स्ट्स की पक्की जानकारी थी। मगर गामा रे बर्स्ट यानी GRB की गहरी स्टडी के लिए ज्यादा एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत थी। सन 1991 में नासा ने क्रॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की। ये स्पेस सैटेलाइट सिर्फ GRB को ढूंढने के लिए ही बनाया गया था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि वो किसी GRB को होते हुए जरूर पकड़ पाएंगे। सवाल ये उठता है
कि क्या जीआरबी स्पेस की किसी टक्कर का नतीजा था? क्रॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी ने हजारों गामा रे बर्स्ट पकड़े और ये साबित कर दिया कि ये हर वक्त होते रहते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह हुई कि इन गामा रे बर्स्ट को पकड़ते ही टेलीस्कोप के जरिए उन सीन्स की तस्वीरें खींचना, ये बड़ा अच्छा तरीका था क्योंकि ये बर्स्ट बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। दरअसल जीआरबी कुछ ही दिनों में पूरी तरह गायब हो जाते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 इग्निशन। और ये नासा का स्विफ्ट एयरक्राफ्ट उड़ चला पूरे यूनिवर्स के गामा रे बर्स्ट को ढूंढने और समझने के लिए। सन 2004 में नासा ने स्पेस में स्विफ्ट टेलीस्कोप छोड़ा ताकि वो जीआरबी को बेहतर ढंग से ढूंढकर जल्दी से जल्दी उनकी तस्वीरें खींच सके। स्विफ्ट एक सैटेलाइट है जिसमें गामा रेस का विशाल सेंसर है जो गामा रेस की सही डायरेक्शन पहचान सकता है। गामा रे फ्लैश मिलते ही ये अर्थ को इसकी लोकेशन का मैसेज भेज देता है और फिर उसी डायरेक्शन में अपना एक्स रे टेलीस्कोप घुमा देता है। सन 2005 में स्विफ्ट ने एक ऐसा ही बर्स्ट पकड़ा, फिर 1 मिनट से भी कम टाइम में उसकी चमक को देखने के लिए अपनी डायरेक्शन बदल ली। उधर स्विफ्ट ने जीआरबी के कोऑर्डिनेट्स अर्थ पर लगे टेलीस्कोप्स के नेटवर्क को भेज दिए। इनमें से एक टेलीस्कोप पालोमर माउंटेन पीक के पास सैन डियागो कैलिफोर्निया में मौजूद है। पालोमर ऑब्जर्वेटरी ने इस डेटा का अपना कैलकुलेशन करके 12 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलाया। इन सब ने मिलकर इस छोटे गामा रे बर्स्ट का कारण पहचान लिया और वो कारण था न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर। क्योंकि स्टार्स की टक्करें सेकंड्स से कुछ घंटों तक ही चलती हैं, इसीलिए उनका ज्यादातर हिस्सा राज ही रहता है। असल कोलिजन की इवेंट ज्यादा लंबी नहीं होती। इसी वजह से कम हमारी लाइफ में ये बात मुमकिन नहीं लगती कि हम 2 स्टार्स को टकराते हुए देख पाएंगे, पर हम इसके इफेक्ट्स को जरूर देख सकते हैं। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टार्स को असल में टकराते हुए कभी नहीं देखा है, फिर भी उन्हें यकीन है कि ऐसा होता है क्योंकि स्टार्स की इन खतरनाक टक्करों के बचे हुए निशानों की स्टडी से यह साबित हो चुका है। और आपको बताएं कि सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार्स ही इस कॉस्मिक तबाही का नजारा पेश नहीं करते। छोटे बेबी स्टार्स यानी प्रोटो स्टार्स भी स्पेस में भारी तबाही मचा सकते हैं। दरअसल स्टार्स की पूरी लाइफ तबाही से भरी होती है। सिर्फ बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स ही नहीं, लगभग सारे स्टार्स की, क्योंकि उनका जन्म ही एक भयानक विनाश से शुरू होता है। एक स्टार की हलचल भरी लाइफ मॉलिक्यूलर क्लाउड के खत्म होने पर शुरू होती है। ये इंटरस्टेलर गैस का एक बेहद डेंस इलाका होता है। इसी क्लाउड से स्टार बनते हैं और प्लैनेट्स बनते हैं। हमारा अपना सोलर सिस्टम भी इसी से बना था। एटम्स से बने मॉलिक्यूलर क्लाउड्स और बड़े होते जाते हैं क्योंकि इनकी ग्रेविटी से और ज्यादा गैस और पार्टिकल्स इनकी तरफ खींचते चले जाते हैं। आखिर में इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये जलकर स्टार्स बन जाते हैं। कभी कभी कोई बाहरी फोर्स जैसे क्लाउड्स का टकराव या सुपरनोवा से पैदा हुई शॉक वेव्स भी इन क्लाउड्स को दबाकर स्टार्स में बदल देती हैं। जैसे ही ये दबकर कोलैप्स होते हैं, इनका सेंट्रल हिस्सा घना और घना होता जाता है और इनका कोर भी बेहद गर्म होने लगता है। हाल की रिसर्च से पता चला कि यूनिवर्स का पहला स्टार बिग बैंग के 10 करोड़ साल बाद ही बन गया था। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार इन शुरुआती स्टार्स में से कुछ तो आज भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। आज रिसर्चर्स का पूरा फोकस स्टार्स के उन समूहों पर है जिन्हें ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स कहते हैं। जो भी वैज्ञानिक स्टार्स की टक्कर की स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स बिल्कुल सही जगह हैं। स्टार्स के ये घने समूह उनके सबसे बढ़िया बैटल ग्राउंड होते हैं। जैसे हम भीड़ भरे शहरों में रास्तों पर चलते वक्त लोगों से टकरा जाते हैं, उसी तरह स्टार्स जब भीड़ में एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो वो भी आपस में टकरा जाते हैं। यूनिवर्स की 100 अरब गैलेक्सीज में से हर एक में एवरेज 30 ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्स में स्टार्स के कोलिजन्स की गिनती अनगिनत हो जाती है। अगर आप यूनिवर्स की सारी गैलेक्सीज को गिन लें, वो सारी सैकड़ों अरबों गैलेक्सीज, और फिर पूछें कि इनमें से ऐसे कितने इलाके हैं जहां स्टार्स की टक्कर हो सकती है, तो ये नंबर बहुत ही विशाल होगा।
इन्हीं ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स की एक गहरी मिस्ट्री की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स एक बहुत बड़ी खोज कर सके। 1953 में खोजा गया एक बहुत ही चमकदार स्टार का ग्लोब्यूलर क्लस्टर 40 सालों तक रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बना हुआ था। उन्होंने इन अजीबोगरीब स्टार्स का नाम रखा ब्लू स्ट्रैंगलर्स। इन ब्लू स्ट्रैंगलर्स की कुछ बेहद अजीब सी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हें स्ट्रैंगलर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि एक जैसे साइज वाले दूसरे स्टार की तरह ये अभी अपने एवोल्यूशन की आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए ये स्ट्रैंगलर हैं। और नीले इसलिए हैं क्योंकि ये समूह के दूसरे मेन सीक्वेंस स्टार से कहीं ज्यादा गर्म हैं। ऐसा लगता है जैसे इन ब्लू स्ट्रैंगलर्स ने हमेशा जवान बने रहने का कोई जादुई नुस्खा ढूंढ लिया हो। वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में ऑर्बिट में लॉन्च किया गया और इसने इस सवाल का जवाब देने में अहम भूमिका निभाई। हबल का रेजोल्यूशन इतना बढ़िया है कि अगर आप न्यूयॉर्क से टोक्यो तक देखें तो आपको लाइट के 2 पॉइंट्स भी अलग अलग दिखाई देंगे। हबल के लेंसेस ने ब्लू स्ट्रैंगलर्स की डिटेल्ड तस्वीरें खींची, जिससे वैज्ञानिकों को उनके कई रहस्य समझ में आने लगे। यानी इन स्टार्स को अलग अलग देख पाने पर ही इनके बारे में सारी जानकारी जुटाई जा सकी, जैसे कि ये कितनी तेजी से घूमते हैं, इनका मास कितना है और इनका टेम्परेचर कितना है। एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि ब्लू स्ट्रैंगलर्स का ज्यादा मास, तेज घूमने की स्पीड और ऊंचा टेम्परेचर सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करते हैं। आज हमारा मानना है कि बहुत मुमकिन है कि एक ब्लू स्ट्रैंगलर 2 स्टार्स के आपस में जुड़ने से बना हो और यह खौफनाक मिलन शायद एक महा टकराव के जरिए हुआ होगा, बिल्कुल सीधी टक्कर से, यानी 2 स्टार्स के आपस में टकराने से। या फिर हो सकता है कि ये 2 स्टार्स किसी बाइनरी सिस्टम का हिस्सा रहे हों, जहां ये अपनी सेंट्रल ग्रेविटी के चारों तरफ चक्कर काटते काटते एक दूसरे में समा गए। उदाहरण के लिए मेन सीक्वेंस का एक स्टार लगभग 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूसरे स्टार से जा टकराता है। यह स्टार दूसरे स्टार को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे गैस और मलबे की एक विशाल लहर स्पेस में उछलती है। फौरन यह स्टार फूल उठेगा और फिर बहुत तेजी से अपनी एनर्जी खर्च करेगा। स्टार्स को इस खतरनाक मिलन के बाद शांत होकर एक ब्लू स्ट्रैंगलर बनने में 1 करोड़ साल तक लग सकते हैं। हमारे लिए ये इस बात का पक्का सबूत था कि स्टार्स वाकई में एक दूसरे से टकरा सकते हैं और ये उनकी लाइफ की एक बड़ी आम प्रोसेस है। स्टार्स के कोलिजन को एक थियरी से पूरी सच्चाई बनकर सामने आने में कई दशक लग गए, लेकिन जहां तक गैलेक्टिक कोलिजन्स का सवाल है, उनमें आपस में टकराते ये स्टार्स तो सिर्फ एक छोटी सी झलक भर हैं। स्पेस में ये टक्करें यूनिवर्स की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक नियम है, और ये टक्करें हर लेवल पर होती हैं, यहाँ तक कि डस्ट के उस छोटे पार्टिकल तक जो स्पेस के अंधेरे में तैर रहा है। हमारे अपने सोलर सिस्टम में हमें जो भी प्लैनेट्स, जो भी चीजें दिखाई देती हैं, वो सभी इन्हीं टक्करों की वजह से बनी है। डस्ट मिलकर रेत बनी, रेत से कंकड़, कंकड़ से पत्थर, पत्थर से चट्टानें, चट्टानों से प्लैनेटसिमल्स, एस्टेरॉइड्स, और फिर बने ये विशाल प्लैनेट्स। यानी हमारे मून का जन्म भी एक ऐसे ही भयानक कोलिजन का नतीजा है। गैलेक्सीज बहुत ही खतरनाक जगह हैं। ये स्टार्स को जन्म देती हैं, उन्हें निगल लेती हैं और उन्हें फिर से जिंदा कर देती हैं। विशाल गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं और उन गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स भी। लेकिन क्या और भी ऐसी इनविजिबल चीजें हैं जिनसे हम अनजाने में टकरा सकते हैं? स्पेस की ये टक्करें सिर्फ एक बड़े ऑब्जेक्ट की आपसी टक्कर तक सीमित नहीं रहती। कभी कभी ये सीधे तौर पर जबरदस्त एनर्जी की टक्कर बन जाती है। ब्लैक होल्स और उनकी रहस्यमय पावर, जानलेवा एनर्जी। ये जानलेवा किरणें एक बेहद विशाल और रहस्यमय चीज से टकराती हैं, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा डेथ स्टार गैलेक्सी यानी मरे हुए स्टार की गैलेक्सी कही जाने वाली इस जगह से एक घातक क्वेजार बीम पड़ोस की एक छोटी गैलेक्सी पर सीधा वार कर रही है। दरअसल होता यूं है कि किसी ब्लैक होल से एक जेट वेव निकलती है जिसकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड जितनी होती है, और वो जेट वेव अपने रास्ते में आने वाले हर साथी गैलेक्सी पर वार करती है, जिससे
उस गैलेक्सी के अर्थ जैसे किसी प्लैनेट पर रहने वाले जीवों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। नजदीक के प्लैनेट्स तो पूरी तरह से लाइफलेस हो जाएंगे, जो थोड़े दूर होंगे उनके एटमॉस्फेयर को बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा। ये वाकई विशाल ब्लैक होल्स के कहर से बचने वाले कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लैनेट्स हैं। सुनने में ये किसी साइ-फाई कहानी जैसी लगती है, पर ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। शुक्र है हमारी गैलेक्सी में ये सब नहीं हो रहा, बल्कि ये विनाशकारी नजारा इस वक्त गैलेक्सी 3C 321 में चल रहा है, जो हमसे बहुत दूर है, तकरीबन 14 अरब लाइट ईयर्स दूर। ये पहला मौका है जब एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ब्लैक होल को अपने साथी गैलेक्सी पर सीधा वार करते हुए देखा है। लेकिन इस इवेंट से कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहला ये है कि आखिर ब्लैक होल है क्या, और क्या हम अर्थ वासियों को इसकी डेथ रे से कोई खतरा है? ब्लैक होल्स दरअसल स्पेस के कोई गड्ढे नहीं होते, बल्कि ये बेहद डेंस और विशाल स्पेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ब्लैक होल्स इतने डेंस होते हैं और इनकी गैलेक्सी इतनी पावरफुल होती है कि इनसे बचकर कुछ नहीं निकल सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। कई टेलीस्कोप्स से एक साथ देखने पर ही इस अनोखी चीज की पूरी तस्वीर बनाना मुमकिन हो पाता है। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से मिली इंफॉर्मेशन की जांच करके ही हम ब्लैक होल की सटीक स्टडी कर सकते हैं। उस तस्वीर का हिस्सा इस टेलीस्कोप से लिया गया था। ये VLA यानी वेरी लार्ज अर्रे न्यू मैक्सिको में है। VLA एक रेडियो टेलीस्कोप है जो 27 डिश एंटीना से मिलकर बना है और हर एक का वजन 230 टन होता है। ये एंटीनाज अंग्रेजी के Y अक्षर के शेप में लगाए जाते हैं और Y की हर एक साइड करीब 20 किलोमीटर लंबी होती है। VLA खास तौर पर ब्लैक होल्स ढूंढने में माहिर है, जैसा कि एक हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर में भी मौजूद है। ये हमारे सन से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा बड़ा है और इससे कई तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। पर हमारे और उस ब्लैक होल के बीच मौजूद गैस और डस्ट के कारण विजिबल लाइट टेलीस्कोप्स इन्हें नहीं देख पाते, लेकिन VLA की रेडियो वेव्स पकड़ने की ताकत इन्हें स्पेस के मलबे के पार ढूंढने में मदद करती है। सिर्फ रेडियो टेलीस्कोप्स और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स से ही इनकी स्टडी की जा सकती है। जैसे लाइट वाले टेलीस्कोप्स लाइट वेव्स को इकट्ठा करके तस्वीरें बनाते हैं, वही थियरी हम रेडियो वेव्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल और शॉर्ट वेवलेंथ इन इलाकों को अंदर से नहीं देख पाती, पर रेडियो वेव्स ये काम कर सकती हैं और लंबी वेव्स या लॉन्ग वेवलेंथ्स का इस्तेमाल करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स इन इलाकों की गहराइयों में झांक सकते हैं जहां बाकी सभी वेव्स नहीं पहुंच पाती। ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। ये हमारे सन से 10 लाख से लेकर 1 अरब गुना तक भारी हो सकते हैं। इतने ज्यादा भारी होने के बावजूद हम इन्हें पहले नहीं देख पाते थे। तो आखिर हमें ये कैसे पता चला कि वो वहां है? जब मैटर ब्लैक होल के अंदर की तरफ गिरता है तो ये नाली में पानी जाने जैसा होता है। ये नीचे जाते हुए गोल गोल चक्कर काटता है और फ्रिक्शन की वजह से बेतहाशा गर्मी और लाइट पैदा होती है। ये लाइट इतनी तेज और एनर्जी से भरी होती है कि उनसे एक्स रेज बन जाती हैं। इस कुएं में जब चीजें गिरकर गायब होने लगीं, तब 18th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि यहाँ कोई इनविजिबल स्टार होगा। ईयर 1783 में रिवरेंड जॉन मिशेल ने बड़ी खूबसूरती से इवेंट होराइजन का आइडिया पेश किया। मिशेल ने दिखाया कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज है जिससे ज्यादा लाइट नहीं निकलती, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड जितनी होनी चाहिए। ये लाइट को कैद कर लेगी और खुद इनविजिबल हो जाएगी, यानी अंधेरे में रहेगी। यही इवेंट होराइजन की थियरी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथी जॉन व्हीलर ने पहली बार 1967 में इसे ये नाम दिया, ब्लैक होल। तब तक ये सिर्फ एक थियरी थी। वैज्ञानिकों को तो ये एहसास भी नहीं था कि उन्हें अपना पहला ब्लैक होल मिल चुका है। इसका सबूत था एक्स रेज और ब्लैक होल्स के द्वारा पैदा की गई इनविजिबल एनर्जी। ईयर 1971 में एक्स रेज का सोर्स एक विशाल नीले स्टार में पाया गया। उसी साल बाद में हम ये देखकर हैरान रह गए कि ये विशाल स्टार इतना बड़ा था कि वो एक्स रे सोर्स के बड़ी तेजी से चक्कर काट रहा था। इस तेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि वो एक्स रे सोर्स हमारे सन से 3 गुना ज्यादा बड़ा था
और इससे ये पक्का हो गया कि वो एक ब्लैक होल ही था। शायद ब्लैक होल की स्टडी में सबसे बड़ा वरदान नासा की एक और महान ऑब्जर्वेटरी चांड्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी बनने से मिला। हमसे अक्सर लोग पूछते थे कि हम एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी जमीन से क्यों नहीं करते, क्योंकि जाहिर है टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने में रिस्क और खर्च भी ज्यादा है और ये ज्यादा चैलेंजिंग भी है। दरअसल अर्थ का एटमॉस्फेयर एक्स-रेज के लिए सही नहीं है। ये स्टार्स और दूर दूर की गैलेक्सीज से आने वाली एक्स-रेज को रोक देता है। इसीलिए अगर एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी करनी है तो स्पेस में जाना ही होगा, और चांड्रा अब तक का सबसे बेहतरीन एक्स-रे टेलीस्कोप है। चांड्रा खास तौर पर यूनिवर्स में उन जगहों और चीजों को देखने के लिए बढ़िया है जहां बहुत ही उथल-पुथल और हलचल भरा माहौल हो, और ऐसी ही सिचुएशन में एक्स-रेज जरूर बनती हैं और यही उनकी पहचान होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लैक होल में गिरती हुई चीजें, सुपरनोवा बनकर फूटते हुए स्टार्स, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज की टक्कर और इसी तरह के कॉस्मिक इवेंट्स की स्टडी करने में चांड्रा बहुत माहिर है। जब भी कोई बड़ा स्पेस ऑब्जेक्ट बहुत गर्मी पैदा करता है तब एक्स-रेज भी निकलती हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स सन की एक्स-रेज के मुकाबले 1,00,000 गुना ज्यादा पावरफुल एक्स-रेज पैदा कर सकते हैं। चांड्रा ने डेथ स्टार गैलेक्सी में चल रहे इवेंट्स के बारे में जानने में एस्ट्रोनॉमर्स की बहुत मदद की। चांड्रा ने हमें सेंट्रल ब्लैक होल के सोर्सेस दिखाए। इसने हमें ये एक्स-रे जेट दिखाया और इसी जेट पर डेथ स्टार गैलेक्सी का नाम भी पड़ा, क्योंकि इस जेट का मुंह सीधा साथी गैलेक्सी की तरफ है। यहां आप एनर्जी और दूसरे पार्टिकल्स के पड़ोस की साथी गैलेक्सी पर बहुत ही साफ वार के इफेक्ट्स भी देख सकते हैं। स्पेस की ज्यादातर टक्करों की तरह यहां भी आशा की एक किरण है। एक बार डेथ स्टार जेट के द्वारा पड़ोसी गैलेक्सी नष्ट किए जाने के बाद फिर से स्टार्स और प्लैनेट्स के जन्म का नया साइकिल शुरू हो जाता है। यह सारा खेल यूनिवर्स के जीवन और मरण के साइकिल का एक हिस्सा है। जरूरी नहीं कि ब्लैक होल्स स्पेस के तोप के गोलों की तरह हों। ये पूरे यूनिवर्स में अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलते हुए नहीं घूमते, बल्कि ब्लैक होल की आखिरी विरासत से जन्म की शुरुआत भी होती है और लाइफ का विनाश भी। हमारा सोलर सिस्टम अब तक तो इस डेथ रे से बचने में कामयाब रहा है, पर अनजाने में ही सही हम एक विशाल गैलेक्टिक तबाही की तरफ धकेल दिए गए हैं। दूर फ्यूचर में कहीं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और उसकी विशाल पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगी। पर क्या यह टक्कर किसी नई शुरुआत का सोर्स होगी या फिर सब कुछ राख कर देने वाला विनाश होगा? लेकिन इस तरह के गैलेक्टिक कोलिजन का आखिर मतलब क्या है? देखा जाए तो हमें सबसे ज्यादा खतरा गैलेक्सीज से नहीं, बल्कि उन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर्स से टकराने से है जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं। अगर कोई स्टार हमारे सोलर सिस्टम के काफी पास आ जाए तो वो अपनी ग्रेविटी से हमारी तरफ कॉमेट्स की बारिश कर सकता है, और अगर वो ज्यादा पास आ गया तो अर्थ के सन का चक्कर काटने वाली ऑर्बिट को बिगाड़ सकता है। इससे अर्थ पर लाइफ का अंत हो जाएगा, क्योंकि इससे या तो सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, या अगर हम सन से दूर धकेल दिए गए तो सब कुछ जम जाएगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर शुरुआती यूनिवर्स में उसी दिन तय हो गई थी जब इन दोनों का जन्म एक दूसरे के पास हुआ था। जो चीजें एक दूसरे में समा जाती हैं वो जन्म से ही जुड़ी होती हैं, वो आखिर एक साथ मिल ही जाती हैं, और जो जन्म से अलग अलग होती हैं वो मिलती नहीं बल्कि और दूर चली जाती हैं। लगातार फैलते यूनिवर्स में ज्यादातर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि वो सभी गैलेक्सीज जो हमसे दूर हैं वो और भी दूर चली जाएंगी और एक दिन तय समय के बाद हमारी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। मगर सिर्फ एंड्रोमेडा इन सब से अलग है। वो गैलेक्सी हमारी पड़ोसी है, हमारी साथी है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे की ग्रेविटी ने पास्ट में किसी वक्त उन दोनों के बीच मौजूद रिसीडिंग वेलोसिटी को पलट दिया था, और इसीलिए अब ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके बीच भयानक आपसी अट्रैक्शन है। ये आपस में टकराने वाली हैं। लगता है ये सीधे एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, और ये हमारे लिए काफी गंभीर सिचुएशन है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी
अगले 5 अरब सालों में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी। लेकिन फ्यूचर में होने वाले इस कोलिजन का आखिर सबूत क्या है? एंड्रोमेडा से आने वाले लाइट के संदेश इसके बढ़ते कदमों का सबसे पक्का सबूत हैं। ये वही चीज है जो आसमान की आतिशबाजी को रंगीन बनाती है। किसी खास रंग को देखिए तो आप जान जाएंगे कि वो आयरन, ऑक्सीजन या सल्फर की वजह से है। आपको पता होता है कि वो रंग कौन सा होना चाहिए। फिर आप मिला के देख सकते हैं कि क्या वो लाइट नीली है या फिर लाल है। अगर वो नीली है तो इसका मतलब है कि वो चीजें सीधे आपकी तरफ आ रही हैं। अगर वो लाल है तो इसका मतलब वो आपसे और दूर जा रही है। अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखें तो उसका रंग नीला हो गया है और वो कई 100 किलोमीटर की खौफनाक स्पीड से हमारी ओर दौड़ रही है। लेकिन जरा रुकिए, इस टक्कर का इकलौता नतीजा अर्थ पर लाइफ का विनाश ही हो ये जरूरी नहीं है, और ऐसा होने के ही सबसे ज्यादा चांसेस हो ऐसा भी नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि 2 अरब साल बाद जब ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगेंगी तो क्या होगा? गैलेक्सीज इतनी बड़ी होती हैं और इनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि इनके कोलिजन के शुरू होने से खत्म होने तक लाखों अरबों साल लग जाते हैं। इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स को आसमान में इनकी थोड़ी बहुत झलक ही मिल पाती है। पूरी प्रोसेस को समझने के लिए वो सिमुलेशंस पर ही डिपेंड रहते हैं। पूरे यूनिवर्स में होने वाले गैलेक्सी के टकराव की जो भी झलक मिलती है वो असल में बहुत लंबी सीरीज की एक बहुत ही छोटी सी कड़ी की तरह होती है। और ऐसे सिमुलेशंस से हम इन अलग अलग सिचुएशंस को जोड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कैसे ये पास आती हैं, कैसे गुजर जाती हैं और कैसे बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स उठती हैं, और आखिर में कैसे ये आपस में टकरा जाती हैं और कैसे सब कुछ आपस में मिल जाता है। 1970s में एस्ट्रोफिजिसिस्ट भाइयों ऑल्टर और जूरी टूरे ने स्पाइरल गैलेक्सी की टक्कर का पहला सिमुलेशन तैयार किया। उनके सिमुलेशन में टकराती गैलेक्सीज में देखे गए सारे बदलावों की नकल दिखाई गई। उनका पूरा सीक्वेंस, हर एक स्टेज की बारीकियां, गैलेक्सी के पास आने से लेकर आपस में मिलने तक, यही टूरे सीक्वेंस कहलाती है। आज फ्रैंक समर्स और बाल्टीमोर मैरीलैंड में मौजूद स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने एडवांस्ड विजुअल इफेक्ट प्रोग्राम्स और कंप्यूटर्स के बैंक्स की मदद से इन गैलेक्टिक कोलिजन्स को कंप्रेस करके 1 सेकंड में 1 करोड़ सालों के गैलेक्टिक इवेंट्स को दिखाया है। ये उनके पास आने से शुरू होता है। 2 स्पाइरल गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टकराने से पहले तक कोई टाइडल वेव उठती हुई नहीं दिखाई देती। इस विजुअल को देखकर एक बात बहुत अजीब लगी, लेकिन हाँ, अब तक ये बिल्कुल नॉर्मल है। यानी देखा जाए तो सिर्फ टाइडल वेव्स उठने के बाद ही टूरे सीक्वेंस शुरू होता है, और फिर जब ये यहाँ पर पहुंचती हैं तो पहले तो पास से गुजर जाती हैं और फिर वापस एक साथ मिल जाती हैं। इस सिमुलेशन में टकराती स्पाइरल गैलेक्सीज के बीच जबरदस्त ग्रेविटी दिखाई देती है। स्टार्स और गैसेस की बड़ी लहरें दूर स्पेस में उछाली जाती हैं। इन्हें टाइडल टेल्स कहते हैं। ये ड्रामेटिक नजारे टकराती गैलेक्सीज की असली तस्वीरों में भी देखे जा सकते हैं, जैसे एंटिनी गैलेक्सीज और माइस गैलेक्सीज के बीच। एस्ट्रोनॉमर्स का अंदाजा है कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे की टक्कर भी ऐसे ही टकराव की स्टेज से गुजरती हुई आगे बढ़ेगी। ये टाइडल टेल दरअसल मिल्की वे की बाहरी परतों के टूटकर बिखरने का नतीजा है। हमारी मिल्की वे एक पतली, कमजोर और नाजुक सी गैलेक्सी है और एंड्रोमेडा हमसे काफी बड़ी गैलेक्सी है। इसीलिए जब ये हमारे पास से गुजरेगी तो इसकी ग्रेविटी के पावरफुल फोर्सेस मिल्की वे को भी बुरी तरह चीर देंगे। लेकिन जब 2 अरब सालों के बाद ये दोनों गैलेक्सीज नजदीक आएंगी तब ये सीन टकराव कम और पेंडुलम का झूला ज्यादा लगेगा, क्योंकि इनका मोमेंटम इन गैलेक्सीज को एक दूसरे से पहले आगे निकल जाने देगा और फिर ग्रेविटी इन्हें वापस नजदीक खींच लाएगी। ये आगे बढ़ती जाएंगी क्योंकि इनकी स्पीड इन्हें आगे ले जाएगी, और जब ये एक दूसरे से दूर निकल जाएंगी तब एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी धीमी पड़ जाएंगी। उनके बीच मौजूद ग्रेविटी की वजह से उनकी रिसेशनल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और आखिर में वो पलटकर
एक बार फिर एक दूसरे के करीब से गुजरेंगे। आज से 4 अरब साल बाद एक बार फिर से ये गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी और इस बार ये टक्कर सीधी होगी। इन दोनों स्पाइरल गैलेक्सीज की ये खूबसूरत शेप्स इस टक्कर के बाद शायद पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। ये खींचकर एक बहुत लंबी टाइडल टेल बनाएगी और फिर जब दोनों की टक्कर होगी तो इन सारे स्टार्स की ऑर्बिट्स बिगड़ जाएंगी। उसके बाद जो शेप बनेगा वो बीच में इलिप्टिकल होगा और ये लंबी टाइडल टेल्स अरबों सालों के बाद फिर इनकी तरफ खींची चली आएंगी। ये कोलिजन अब एक मर्जर बन गया है। अब जब बीच के हिस्सों का मर्जर हो रहा है तब आपके पास बीच में एक बड़ी सी गैलेक्सी होगी और बाहरी टाइडल टेल्स लगभग 500 करोड़ सालों में फीकी पड़ के अंदर लौट आएंगी और तब हमें एक ही गैलेक्सी दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये आपस में कैसे मिल गई हैं और इस वक्त दोनों का एक ही सेंटर है। अब भी कुछ टाइडल टेल्स बाकी हैं जो वक्त के साथ साथ फीकी पड़ जाएंगी और अगर हम इसे और बाहर की तरफ ले जाएं तो हमें ये एक ही चीज की तरह दिखेगी और तब ये एक ही बड़ी सी इलिप्टिकल गैलेक्सी दिखाई देगी। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि यूनिवर्स की बहुत सारी इलिप्टिकल गैलेक्सीज ऐसे ही गैलेक्टिक कोलिजन्स का नतीजा है। लेकिन इन कोलिजन्स के दौरान इस खतरनाक प्रोसेस से गुजरते समय इन गैलेक्सीज के अंदर क्या कुछ होता है और हमारे प्लैनेट पर इस भारी तबाही का असर क्या पड़ेगा। टकराती हुई गैलेक्सीज की ये तस्वीरें किसी जादुई और शानदार सपने की तरह लगती हैं। मकड़ी के जालों की तरह फैली ये टाइडल टेल्स, एक दूसरे का चक्कर काटते गैलेक्टिक कोर्स, ये सब आपसी अट्रैक्शन में बंधे हुए हैं। लेकिन क्या ये खूबसूरत तस्वीरें उस विनाश को छिपा रही हैं जिसमें आपस में टकराते स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और मून्स चूर चूर होकर स्पेस की डस्ट बन जाएंगे? गैलेक्सीज के टकराने की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये विशाल गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, तो इनके स्टार्स की टक्कर नहीं होती। आप किसी एक स्टार को ले लीजिए, अब एक और स्टार देखिए। इनके बीच की दूरी इनके डायमीटर से लाखों गुना ज्यादा होती है और गैलेक्टिक कोलिजन के दौरान इनके एक दूसरे में समाने पर इस बात के कितने चांसेस हैं कि अर्थ टकरा कर चूर चूर हो जाएगी? एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एक स्टार के आसपास हमारे सोलर सिस्टम की तरह कुछ प्लैनेट्स होते हैं। इनके बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि किसी भी एक प्लैनेट के दूसरे से टकराने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ को जरा भी खतरा नहीं है। लगभग 10% चांसेस हैं कि अर्थ अपने सन और बाकी के सोलर सिस्टम के साथ उछलकर इन टाइडल टेल्स के साथ बाहर स्पेस में चली जाएगी और फिर जब हम बहुत दूर चले जाएंगे तब हम अपनी गैलेक्सी का एक शानदार नजारा देख पाएंगे। यानी तब हमें अपने आसमान में क्या दिखाई देगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारी सन की ऑर्बिट टक्कर के बाद कैसे बदलती है। स्टार्स और प्लैनेट्स बिना किसी हादसे के एक दूसरे के नजदीक से गुजर सकते हैं, लेकिन गैस नहीं। गैलेक्टिक कोलिजन का असली असर टकराती हुई गैसेस के कारण देखने को मिलता है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे दोनों में काफी गैसेस मौजूद हैं। यानी ये गैसेस आपस में टकराएंगी और इससे बहुत बड़ा शॉक वेव पैदा होगा। इससे फौरन बहुत सारे स्टार्स बन जाएंगे और हमारे पास शायद 10 अरब नए स्टार बन जाएं। इसी को हम स्टार बर्स्ट कहते हैं। और अचानक ऐसे स्टार्स का जन्म होना गैलेक्सीज के आपस में मिलने का इशारा हो सकता है। यानी अगर हम इन गैलेक्सीज के अंदर मौजूद किसी प्लैनेट पर होते तो रात को आसमान बहुत ही शानदार होता, खासकर तब जब स्टार बर्स्ट चल रहा हो। तब आसमान उन विशाल स्टार्स की आतिशबाजी से जगमगा उठेगा जिनका जन्म हो रहा हो। ये बहुत खतरनाक नहीं होना चाहिए अगर आप उन इलाकों के बहुत करीब ना हो जहां नए स्टार्स बन रहे हों। लेकिन जब दो गैलेक्सीज मिलकर एक इलिप्टिकल गैलेक्सी बनाती हैं, तब स्टार्स बनने की स्पीड धीमी पड़ जाती है। आपके पास एक नॉर्मल गैलेक्सी है जो किसी दूसरी गैलेक्सी से टकरा जाती है। इससे बहुत बड़े लेवल पर स्टार्स का निर्माण होता है। बहुत ही ड्रामेटिक स्टार बर्स्ट या स्टार्स की बारिश होती है और फिर बहुत ही थोड़े से वक्त में हमारी सारी गैस इस्तेमाल हो जाती है। आतिशबाजी खत्म हो जाती है और गैलेक्सी फिर से अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मिल्की वे और एंड्रोमेडा का मिलन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार मिल्कोमेडा कहलाएगा।
तब इनके डेंस सेंट्रल पार्ट्स भी मिल जाएंगे और हर एक में होगा एक ब्लैक होल। एक गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल दूसरी गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल ढूंढ लेगा और वो एक बाइनरी पेयर बन जाएंगे। उनकी ऑर्बिट छोटी हो जाएगी और वो मिल जाएंगे और फिर उनसे भी बड़ा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाएगा। ये प्रोसेस बहुत खतरनाक होती है और इस दौरान गैसेस के ब्लैक होल में जाने से एक बहुत ही चमकीले क्विजार का निर्माण हो सकता है। मगर अर्थ को मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सीज की टक्कर के दौरान जो सबसे बड़ा खतरा है उसका इस गैलेक्टिक कोलिजन से कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब नई गैलेक्सी का निर्माण हो रहा होगा तब हमारा अपना सन गिन रहा होगा अपनी आखिरी घड़ियां। लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल स्टार्स पर बिल्कुल सही बैठता है। यकीनन इसका जन्म होता है और यह तब होता है जब ये हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर एनर्जी पैदा करते हैं। फिर इनकी एडल्ट लाइफ आती है जब ये फूल कर बड़े हो जाते हैं और थोड़े ज्यादा चमकीले भी। और फिर लाइफ के अंत में इनमें जबरदस्त बदलाव आते हैं। सन की मौत तब होती है जब उसका फ्यूल सोर्स खत्म हो जाता है और वो है हाइड्रोजन। तब ये एक रेड जायंट स्टार बन जाता है। तब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका डायामीटर वहां तक होगा जहां अभी अर्थ उसका चक्कर काटती है। यानी तब ये 15 से 16 करोड़ किलोमीटर तक फैलेगा। ये अर्थ पर मौजूद लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अर्थ अपने ओशंस खो देगी, अपना एटमॉस्फेयर खो बैठेगी और फिर यहाँ कोई लाइफ नहीं बच पाएगी। अगर हम तब तक बच पाए, फ्यूचर में 2-4 अरब सालों तक रहे, तो फिर या तो हमें पड़ोस के स्टार्स पर कॉलोनीज बसानी होगी या फिर अपने स्टार से दूर कहीं कोई आर्टिफिशियल प्लेनेट बनाना होगा ताकि हम सुरक्षित दूरी पर बिल्कुल ठीक ठाक रहें। हालांकि हमारा आस पड़ोस लाइफलेस गर्म नर्क बन जाएगा, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि नई मिल्को-मेडा गैलेक्सी में कहीं न कहीं लाइफ जरूर होगी। इस नई मर्जर गैलेक्सी में लगभग 1 खरब स्टार्स होंगे और इन स्टार्स के अपने प्लैनेट्स होंगे। अगर इनमें से बहुत छोटी संख्या पर भी लाइफ के लिए सही माहौल हुआ तो ये नंबर्स इतने विशाल हैं कि हमें ये मानना ही पड़ता है कि मिल्को-मेडा नाम की नई गैलेक्सी में कई जगह ना सही पर एक बात तो पक्की है कि कहीं न कहीं लाइफ जरूर होगी। और हमारे यूनिवर्स में सबसे अहम मेल तो लाइफ और डेथ का ही है। स्टार्स, ब्लैक होल्स और यहाँ तक कि गैलेक्सीज के बीच होने वाले ये कोलिजन्स बहुत ही खतरनाक इवेंट्स का एग्जाम्पल हैं, जिनके बाद क्रिएशन नए रूप और नए शेप में होता है। अंत में ये कॉस्मिक कोलिजन्स हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड में विनाश कभी अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत की नींव होती है। सितारों का टूटना और गैलेक्सीज का मिलना ही इस अनंत सृष्टि को आकार देता है। अगर आपको ब्रह्मांड की ये रोमांचक यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विज्ञान शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिज्ञासा बनाए रखें और हमारे साथ